सही है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहीं पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग तक, तो किस वजह से एग्जिस्ट करती है? सेल की वजह से। हर किसी का, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग तक क्या है? सेल। अब सेल डिस्कवर किसने किया? सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय यस, रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने पता ही क्या कहा? रॉबर्ट हुक ने कहा कि सेल इज एन एम्प्टी स्पेस। सेल क्या है? एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। मतलब उसने जो सेल डिस्कवर किया और सेल को क्या कहा? सेल इज एन एम्प्टी स्पेस। सही है। अच्छा, इसके बाद शिलेडन एंड श्वान, इन दोनों ने क्या दी? दे बोथ गिव सेल थ्योरी। यस, दे बोथ गिव सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स से बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर वन is the definition of the cell. Cell is the basic structural and functional unit of cell. Cell is the basic structural and functional unit of life. This was the first postulate. Number 2, नहीं वो तो थर्ड था। सेकेंड था all living organisms are made up of cell. सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बनते हैं। सही, ये सेकेंड पोस्टुलेट था। और जो थर्ड पोस्टुलेट था वो था सेल इज नॉट अ डी नोवो स्ट्रक्चर। सेल इज नॉट अ डी नोवो स्ट्रक्चर। दैट्स मीन new cells only arise from pre-existing cells. न्यू सेल्स सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होते हैं। अच्छा, ये जो थर्ड पोस्टुलेट है, थर्ड पोस्टुलेट शिलेडन एंड श्वान ने नहीं दिया था। शिलेडन एंड श्वान समझते थे कि जो सेल है, सेल हमेशा एक नया सेल बनता है। मतलब कभी भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से कोई सेल डिवाइड होके नहीं बनता है, बल्कि हर सेल खुद से बनता है, न्यू बनता है। सही है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है, नॉन लिविंग थिंग से बनता है। मगर रुडोल्फ विर्चो ने आगे थर्ड पोस्टुलेट दिया सेल थ्योरी का कि सेल इज नॉट अ डी नोवो स्ट्रक्चर। सही है, नया सेल हमेशा किसी पुराने सेल से बनता है, हमेशा नया सेल डिवीजन से मिलकर बनता है। सही है। अब देखते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। सही, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, सही है, वैक्यूल, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इसके साथ ये भी याद रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म भी एब्सेंट होता है। तीनों चीज एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियस हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल। तो इस न्यूक्लियस के 4 कंपोनेंट में से सिर्फ एक कंपोनेंट होता है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। बाकी तीनों एब्सेंट होते हैं। सही, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है। डीएनए की बात करें तो डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में थ्रेड लाइक होते हैं। सही है, हमें पता है। राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का सेडिमेंटेशन रेट कितना होता है? 70s, जबकि यूकैरियोटिक में सेडिमेंटेशन रेट होता है 80s। राइबोसोम की लोकेशन की बात करें, राइबोसोम पाया कहाँ जाता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होता है। क्या होता है? डिस्पर्स होता है। मगर अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो किससे अटैच होता है? ER से अटैच होता है। और कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स भी होता है। तो यूकैरियोटिक में दोनों तरह से पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हालत में ही पाया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हालत में ही पाया जाता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज की बात करें। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन कराता है। सही है, तो डीएनए रेप्लिकेशन कराने के लिए जो एंजाइम होता है उसको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। अब
प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक टाइप का होता है, सही है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, और वो पूरी की पूरी रेप्लिकेशन करवाता है प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए की। मगर यूकैरियोटिक सेल में 3 टाइप्स के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज टाइप 1, डीएनए पॉलीमरेज टाइप 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3। अब हमारे पास डीएनए में कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं और कुछ कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं उसको एक्सॉन बोलते हैं और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं उसको इंट्रॉन बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में इंट्रॉन एब्सेंट होते हैं, सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं, सही है। अच्छा, अगर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की बात करें तो क्योंकि इंट्रॉन प्रेजेंट नहीं है बैक्टीरिया में इंट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी स्प्लाइसिंग करके इंट्रॉन को निकालने की जरूरत है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, जरूरत नहीं है। इसीलिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन यानी वो मॉडिफिकेशन जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद की जाए, तो वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम क्यों मॉडिफिकेशन करते थे? क्योंकि मैसेंजर आरएनए जो बनता था ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसमें इंट्रॉन भी होते थे और एक्सॉन भी होते थे। हमें सिर्फ चाहिए एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस, तो हम इंट्रॉन को स्प्लाइस करके निकाल देते थे उससे, सही है। तो जब प्रोकैरियोटिक सेल में इंट्रॉन होते ही नहीं है, एब्सेंट होता है इंट्रॉन, तो स्प्लाइसिंग की जरूरत ही नहीं है, यानी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक में क्योंकि इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उनको ट्रांसक्रिप्शन के बाद निकालना है मैसेंजर आरएनए से, तो उनमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है। अच्छा, लोकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए को आरएनए में जब कॉपी करते हैं उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए न्यूक्लियस में होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ होगी? न्यूक्लियस में होगी, सही है। अब कोई भी ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तुमने नहीं सुना होगा जो मल्टीसेलुलर हो, कोई भी सुना है? जितने भी प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हैं सारे यूनिसेलुलर हैं, सही। तो प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो लाजमी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएगा, और यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बना सकता है और कंबाइंड होके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं। अगर एवोल्यूशनरी स्टेटस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल सबसे प्रिमिटिव होते हैं, सही है, सबसे प्रिमिटिव होते हैं, कॉमन एंसेस्टर भी कहते हैं। बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल को हम कहते हैं कॉमन एंसेस्टर, मतलब दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अगर कॉमन एंसेस्टर की बात करें, सही है, सबके अगर कॉमन एंसेस्टर की मतलब सबके जो इवॉल्व होके हर कुछ बनाया वो कौन है? बैक्टीरिया है। तो हम सबका कॉमन एंसेस्टर बैक्टीरिया है। अगर बात करें हमारी तो हमारा भी एंसेस्टर नहीं, प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया नहीं आता है, मतलब बाकी भी जो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया से बने, सही है, मतलब सबका कॉमन एंसेस्टर बैक्टीरिया है। समझ में आ गई बात? यस, हमारा भी। और यूकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं? एडवांस होते हैं क्योंकि बाद में बने, सही है। जो चीज भी लेटेस्ट होती है वो एडवांस होती है, हमें पता है, टेक्नोलॉजी में भी और हर चीज में। हिस्टोन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है ना, सर्कुलर डीएनए, इसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, और न्यूक्लिक एसिड में भी कोई भी नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं है, सारे कोडिंग सीक्वेंस है, सही है। और हिस्टोन भी एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, मगर यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन क्या होता है? प्रेजेंट होता है, सही है। नंबर 4th पॉइंट है प्रोमोटर। अब देखते हैं प्रोमोटर क्या होता है। देखो, डीएनए की जब रेप्लिकेशन कर रहे होते हैं हम, तो डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन करना होता है हमें। अब ओपन जो करते हैं, ओपन करने के लिए स्पेसिफिक साइट होती है, सही है। जैसे ये साइट है और ये साइट है, इन दो साइट से हम डीएनए को ओपन कर सकते हैं, सही, और किसी साइट से ओपन नहीं कर सकते। इन दो साइट को बोलते हैं प्रोमोटर रीजन या फिर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सही है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। समझ में आ गई बात? अब प्रोमोटर साइट जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में होती है वो क्या होती है? -10 एंड -35। अब ये -10 का मतलब है 10 न्यूक्लियोटाइड्स डाउन स्ट्रीम, और -35 का मतलब है 35 न्यूक्लियोटाइड्स डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब जहां से वो स्पेसिफिक पार्ट डीएनए का स्टार्ट हो रहा है जिसको हमें कॉपी करना है, सही है, उससे 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे, सही है, 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे। और -35 का मतलब है जहां से ये पार्ट हमें डीएनए का कॉपी करना है। देखो, ये डीएनए मैंने बना दिया, डीएनए का ये वाला पार्ट हमें कॉपी करना है, सही है। इस पार्ट को कॉपी करने के लिए इसका जो प्रोमोटर साइट होगा वो यहां पे होगा, ये -10 है और ये -35 है। मतलब इसको अगर मुझे कॉपी करना है तो मुझे 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे जाके डीएनए को क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा, या 35 न्यूक्लियोटाइड पीछे जाके डीएनए को ओपन करना होगा। तो ये -10 -35 का यही मतलब है कि जहां जिस कॉपी करने वाले पार्ट से 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे,
सही है। इसको 10 न्यूक्लियोटाइड्स डाउन स्ट्रीम कहते हैं या 35 न्यूक्लियोटाइड्स डाउन स्ट्रीम। सही है। और यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शनल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? -25। मतलब जिस पार्ट को हमने रेप्लिकेट करना है या फिर जिस पार्ट को हमें ट्रांसक्रिप्ट करना है उससे 25 न्यूक्लियोटाइड पीछे डाउन स्ट्रीम, या फिर -75 न्यूक्लियोटाइड्स डाउन स्ट्रीम। सही है। इन दो जगह पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये हो गए प्रोमोटर। प्रोमोटर की रीजन्स प्रोकैरियोटिक सेल में -10 और -35 है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में -25 और -75 है। अच्छा, इसके बाद साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। और फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट हमारी बॉडी में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पर्म में। स्पर्म में। सही है। तो फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल में बनता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से, जबकि यूकैरियोटिक सेल में किस चीज से बनता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। ये डिफरेंसेस है। अब ये डिफरेंसेस बुक में एक जगह तो नहीं लिखे हुए हैं, मगर अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग जगह बुक में लिखे हुए हैं ये डिफरेंसेस। सही है। तो इन सबको तुम्हें याद रखना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल। सबसे पहले सेल वॉल की अपीयरेंस देख लेते हैं। सेल वॉल is outermost layer of plant, fungi, bacteria, archaea, algae, fungi like prototists, सेल। सही है। इन सारे ऑर्गेनिजम्स की इन सारे ऑर्गेनिजम्स के जो सेल हैं उनकी आउटर मोस्ट लेयर क्या है? सेल वॉल है। सही है। सेल मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। इनके पास प्लांट के पास प्रेजेंट है सेल वॉल, फंजाई के पास प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट है, आर्ची के पास प्रेजेंट है, एल्जी के पास प्रेजेंट है, फंजाई लाइक प्रोडक्ट्स के पास प्रेजेंट है। सही है। इन सब के पास सेल वॉल एज एन आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है। सही है। अब प्लांट के पास सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? सेल्यूलोज से। बिल्कुल सही। इसी तरीके से एल्जी के सेल वॉल भी सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं, और फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस के सेल वॉल भी सेल्यूलोज से मिलके बने होते हैं। सही है। बच गए फंजाई। फंजाई के सेल वॉल किससे बने हुए होते हैं? काइटिन से मिलके बने हुए होते हैं। नहीं, सेल्यूलोज नहीं होता है, काइटिन होता है। नहीं, काइटिन, सिर्फ काइटिन नहीं होता है। देखो जहां पे भी हम लिख रहे हैं, यहाँ पे सेल्यूलोज लिख रहे हैं, यहाँ पे काइटिन लिख रहे हैं, अभी और कंपोनेंट्स लिखेंगे। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर सेल वॉल बनता है। सही है। सेल वॉल बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मगर हम सिर्फ उस स्ट्रक्चर को देखते हैं जो प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। सही है। अच्छा, बैक्टीरिया में अगर देखें तो पेप्टाइडो ग्लाइकेन, जिसको हम म्यूलिन भी कहते हैं। सही है। और आर्ची में देखें तो डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिनसे सेल वॉल बनता है। सही है। अब एक एमसीक्यूज देखते हैं। विच द फॉलोइंग कंपोनेंट is not found in the cell wall of any prokaryote? अच्छा, जो बैक्टीरिया और आर्ची होते हैं ना, इनमें सेल्यूलोज नहीं प्रेजेंट होता है। सही है। इनमें सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि अलग अलग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। सही है। अच्छा, number 1 is collagen, number 2 is peptidoglycan, number 3 is polysaccharide, and number 4 is cellulose. अच्छा, यहां पे लिखा भाई कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो किसी भी प्रोकैरियोट के सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होता है। सही है। कौन सा है? कोलेजन। बिल्कुल।
सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज एक खास तरह का प्रोकैरियोट होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं साइनोबैक्टीरिया। इस साइनोबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना हुआ होता है, सेल्यूलोज से। और साइनोबैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट। साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोट है। समझ में आ गई बात। अच्छा आगे बढ़ते हैं सेल वॉल में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ प्लांट सेल वॉल को, सही, और किसी के सेल वॉल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे प्लांट सेल वॉल को। अच्छा, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनती है। फर्स्ट वन इज मिडल लैमेला, सेकेंड इज प्राइमरी वॉल, एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी वॉल। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिडल लैमेला की। मिडल लैमेला पता है 2 सेल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही है ना, 2 सेल के बीच में प्रेजेंट होते हैं मिडल लैमेला। और ये क्या कर रहा होता है, बीच में सीमेंटिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, मतलब आपस में जोड़ रहा होता है। इसीलिए हम मिडल लैमेला को सीमेंटिंग लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेंटिंग लेयर। सही है, जोड़ने का काम करती है। बनी हुई किससे होती है मिडल लैमेला, यस, पेक्टेट से। सही है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से। सही है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर बनी हुई होती है। और ये जेल लाइक होती है। कैसी होती है, जेल लाइक होती है। सही है। अच्छा, और एक और इसके बारे में एक और पेक्युलरिटी कि इट इज द फर्स्ट वॉल विच इज फॉर्म्ड। सबसे पहली जो वॉल फॉर्म होती है प्लांट में वो कौन सी होती है, यही मिडल लैमेला होती है। सही, सबसे पहले कब, जब सेल बन रहा होता है। सेल कैसे बनता है, अभी हमने सेल थ्योरी में बना कैसे बनता है, सेल डिवीजन से बनता है। तो ये कब अराइज हो जाती है, डिवीजन के वक्त ही अराइज होने स्टार्ट हो जाती है, बनना शुरू हो जाती है। कब, साइटोकाइनेसिस के दौरान। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस से ये बनना स्टार्ट हो जाती है। सही है। अच्छा, इसके बाद प्राइमरी वॉल की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये तो साइटोकाइनेसिस के दौरान ही बनना स्टार्ट हो जाती है। और 2 सेल जब डिवाइड हो रहे होते हैं ना, 2 सेल दे रखो, ये 2 सेल है, ये एक सेल है, ये डिवाइड हुआ और 2 सेल बना लिया। एनिमल में तो ये होता है कि 2 सेल बनाते हैं, एक सेल 2 सेल बनाते हैं और वो कंप्लीटली अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। ऐसे ही होता है ना। मगर प्लांट में क्या होता है, ये सेल जैसे ही डिवाइड होता है साइटोकाइनेसिस के दौरान, तो यहाँ पे एक प्लेट बन जाती है। यहाँ पे क्या बन जाती है, एक प्लेट बन जाती है। और ये प्लेट जो बनती है ना, ये जो प्लेट बनी है, इसी प्लेट को हम कहते हैं मिडल लैमेला। और ये इस प्लेट से कनेक्टेड रहते हैं ये 2 सेल, मतलब ये 2 सेल अलग नहीं होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं डिवीजन के बाद। बस ये अलग सेल बन जाता है और ये अलग सेल बन जाता है, और दोनों के दरमियान एक सीमेंटिंग लेयर आ जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडल लैमेला कहते हैं। ये बन गया मिडल लैमेला। ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। समझ में आ गई बात। इस तरह प्लांट के सेल डिवाइड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मिडल लैमेला बन गया, समझ में आ गया, 2 सेल्स आपस में जुड़ रहे हैं मिडल लैमेला के जरिए। अब प्राइमरी वॉल। अब मिडल लैमेला के बाद जो वॉल सिक्रीट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी वॉल। मिडल लैमेला के बाद जो वॉल सिक्रीट होती है वो क्या होती है, प्राइमरी वॉल। और ये मिडल लैमेला के अंदर होती है। सही, मिडल लैमेला के इनर साइड पे होती है, मगर मिडल लैमेला के इनर साइड में होती है, मगर ओवरऑल कहां होती है, सबसे बाहर होती है। सही है, सबसे बाहर। मिडल लैमेला की तो अलग बात है ना, मिडल लैमेला तो 2 सेल को जोड़ने का काम कर रही है। तो आउटर मोस्ट लेयर की बात करें तो कौन सी होगी, प्राइमरी वॉल होगी। सही है। तो प्राइमरी वॉल को हम नाम देते हैं ट्रू सेल वॉल। क्या नाम देते हैं, ट्रू सेल वॉल। 2 वजह है ट्रू सेल वॉल कहने की इसकी। सबसे पहली वजह कि इट इज द आउटर मोस्ट सेल वॉल। बोलते ही किसको है, जो आउटर मोस्ट हो। तो आउटर मोस्ट कौन है, प्राइमरी सेल वॉल। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। सही, आउटर मोस्ट लेयर है। दूसरी, इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट सेल। ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट सेल, ये तमाम प्लांट सेल में मौजूद होती है प्राइमरी वॉल। सही है। अभी हम सेकेंडरी वॉल देखेंगे। सेकेंडरी वॉल कुछ प्लांट सेल में मौजूद होते हैं और कुछ प्लांट सेल में मौजूद
नहीं होते हैं। सही है, तो ट्रू सेल वॉल प्राइमरी वॉल को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है फर्स्ट, एंड सेकेंडली कि इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट सेल, ये सारे टाइप्स ऑफ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। बने हुए किससे होते हैं प्राइमरी वॉल? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, ईटीसी। इसके अलावा और पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं, मगर हम तीन ही का नाम पढ़ रहे हैं, सही, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सेकेंडरी वॉल की, थोड़ी सी सेकेंडरी वॉल। अच्छा, ये सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के अंदर बनती है, प्राइमरी वॉल के बाहर? अंदर बनती है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म सिक्रीट कर रहा होता है वॉल। सही है, अब प्राइमरी वॉल बन चुकी है यहाँ पे, ये देखो, ये रही, ये प्राइमरी वॉल बन चुकी है, ये रही प्राइमरी वॉल। ये क्या है? प्राइमरी वॉल। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है जिसको मैंने बनाया नहीं है, ये प्राइमरी वॉल। ये क्या है? प्राइमरी वॉल है। सही है, अब इस प्राइमरी वॉल के बाद प्रोटोप्लाज्म कौन सिक्रीट करता है सेल वॉल को? प्रोटोप्लाज्म सिक्रीट करता है। अब ये प्रोटोप्लाज्म सेकेंडरी वॉल को जब सिक्रीट करेगा तो कहां सिक्रीट करेगा? अंदर सिक्रीट करेगा। सही, कहां सिक्रीट करेगा? प्राइमरी वॉल के अंदर सिक्रीट करेगा। अच्छा, यहां पे एक बात और रह गई कि जब ये बनते हैं ना इमेच्योर सेल में, तो ये थिन होते हैं, इट इज थिन एंड इलास्टिक व्हेन फॉर्म, जब बनते हैं। मगर जब सेल मैच्योर हो जाता है, जब सेल मैच्योर हो जाता है तो प्राइमरी वॉल कैसे हो जाते हैं? रिजिड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? रिजिड हो जाता है। सही है, प्राइमरी वॉल जब बनते हैं इमेच्योर सेल्स में तो ये क्या होते हैं? थिन होते हैं और इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। सही है, मगर जब सेल मैच्योर हो जाता है तो ये कैसे हो जाते हैं? रिजिड हो जाते हैं। क्यों थिन होते हैं? ताकि सेल आराम से ग्रो कर सके, अपने साइज को इंक्रीज कर सके। अब सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल की बात करते हैं। सिक्रीटेड इनसाइड द प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के अंदर सिक्रीट होगी, पहली बात। दूसरी बात कि इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल्स। सेकेंडरी वॉल जो होती है वो सारे प्लांट सेल में मौजूद नहीं होती है। किसमें होती है फिर? यस, सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा में होती है। सही है, सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा में होती है। और सेकेंडरी वॉल बनने के बाद, आफ्टर सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल बनने के बाद सेल बिकम डेड। सेल कैसा हो जाता है? डेड हो जाता है। याद रखना इसको, देखो साइड ऑफ सेल वॉल तो सारे डेड होते हैं, सेल वॉल सारे क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। सही है, सारे डेड होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। मगर अगर किसी सेल में सेकेंडरी वॉल बन जाए तो वो सेल भी क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग हो जाएगा। जैसे हमारे पास नॉन लिविंग सेल्स के एग्जाम्पल है इसके स्क्लेरेनकाइमा में, जैसे वेसल्स, ट्रैकीड्स, फाइबर्स, स्क्लेरीड्स एक्सेट्रा। सही है, तो इनमें सेकेंडरी वॉल बनने के बाद सेल क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। सही है, सेकेंडरी वॉल में क्या क्या चीजें होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तो होता है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज के साथ और क्या होता है? लिग्निन होता है, लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, एंड वैक्स। इसके अलावा भी चीजें होती हैं। सही है, मगर मोस्टली लिग्निन और वैक्स होता है, लिग्निन और वैक्स। समझ में आ गई बात सेकेंडरी वॉल की? अच्छा, ये जो प्राइमरी वॉल होता है ना, मिसाल के तौर पे अभी सेकेंडरी वॉल नहीं बना है, तो ये जो प्राइमरी वॉल और मिडल लैमेला है, ये प्राइमरी वॉल और मिडल लैमेला है, ये मेनली बन रहे हैं सेल्यूलोज और पेक्टिन से, पेक्टेट से। ऐसे ही है ना? सही है, तो होता क्या है, होता क्या है कि कुछ रीजन में सेल्यूलोज डिपॉजिट नहीं होता है, या साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स डिपॉजिट नहीं होते हैं। और जब वो डिपॉजिट नहीं होते हैं तो वहां पे क्या रह जाता है? एक पोर रह जाता है। सही है, इस पोर को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेसिमेटा, प्लाज्मोडेसिमेटा। सही है, अच्छा, ये प्लाज्मोडेसिमेटा सेकेंडरी वॉल में प्रेजेंट होगा? नहीं प्रेजेंट होगा। सही, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्राइमरी वॉल एंड मिडल लैमेला। सही है, सिर्फ प्राइमरी वॉल और मिडल लैमेला होते हैं, लिख लो इसको। अच्छा, एक और बात कि प्लाज्मोडेसिमेटा कौन से पाथवे को अलाउ करते हैं वाटर की मूवमेंट के?
सेल टू सेल में अगर डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है, यहां से डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है, तो वो सेल टू सेल है। ये सेल टू सेल है अगर डिफ्यूज सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है। प्लाज्मोडेसिमेटा के थ्रू हो रहा है तो क्या हो रहा है? सिम्प्लास पाथवे। याद आया? सिम्प्लास पाथवे। प्लाज्मोडेसिमेटा की तरह की सूरत में अगर वाटर मूव कर रहे हैं तो वो कौन सा पाथवे? सिम्प्लास पाथवे। और याद है सेल वॉल से भी पास होते हैं। यस, अगर एडजेसेंट सेल वॉल से पास हो वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से, इस तरीके से, तो ये कौन सा पाथवे होगा? एपोप्लास्ट पाथवे होगा। कौन सा पाथवे होगा? एपोप्लास्ट पाथवे। ये सेल वॉल होते हैं ना, ये सेल वॉल इज हाइड्रोफिलिक। सेल वॉल कैसे होते हैं? हाइड्रोफिलिक होते हैं। और इसके अलावा परमिएबल होते हैं, किसी भी सब्सटेंस को स्टॉप नहीं करते हैं, रोकते नहीं है, हर सब्सटेंस को मूव होने की इजाजत देते हैं। सही है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अलावा और क्या कहते हैं? इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा प्लाज्मा लिमा भी कहते हैं, प्लाज्मा लिमा। सही है, सारे नाम सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ, किसके सेल में आउटर मोस्ट लेयर होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होते होंगे। एनिमल सेल्स एंड एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस, दैट इज प्रोटोजोआंस। तो प्रोटोजोआंस में और एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। सही है। इसके बाद कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलकर बनता है? तो 3 चीजों से मिलकर बनता है सेल मेम्ब्रेन, ऐसे ही है ना? लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। सही है, 3 चीजों से मिलकर बनता है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लिपिड कौन से होते हैं हमारे पास? फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल। ये 2 लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, सबसे पहले कंसंट्रेशन देख लेते हैं। लिपिड्स सेल में 50% होते हैं। प्रोटीन भी कितना होता है? 50%। आधा आधा, आधा लिपिड होता है, आधा प्रोटीन होता है। और कार्बोहाइड्रेट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, लिपिड भी 50% है, प्रोटीन भी 50% है। अब एक एमसीक्यूज आ गया, विच is the most abundant component in cell membrane। सेल मेम्ब्रेन में सबसे abundant component कौन सा होता है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड है, एक ऑप्शन बनाने के लिए लिख दिया बस। कौन सा, क्या लगाओगे? लिपिड लगाओगे। देखो ये जो कंसंट्रेशन है ना 50% 50%, ये सेल टू सेल वेरी कर रही होती है। किसी सेल में लिपिड ज्यादा होते हैं तो किसी सेल में प्रोटीन ज्यादा होते हैं। मगर अगर ओवरऑल बात की जाए, तो सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन से होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सही है। अगर इस तरह का एमसीक्यूज आए तो उसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन होगा, क्योंकि ज्यादातर सेल्स में प्रोटीन ज्यादा होते हैं। सही है। कुछ कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें लिपिड ज्यादा होते हैं। तो ओवरऑल क्वेश्चन अगर आए तो उसका आंसर हम प्रोटीन ही लगाएंगे। सही है। अच्छा, ये हमारी बुक में 50% लिखा हुआ है प्रोटीन। अगर हम फेडरल बुक उठा के देखेंगे तो प्रोटीन लिखा होगा 60 to 80% और लिपिड लिखा होगा 20 to 40%। सही, पंजाब की बुक में भी, फेडरल की बुक में भी, दोनों।
अच्छा, अब ये जो फॉस्फोलिपिड, ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में ये बात याद रखना कि इट इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होंगे। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। और ये काम क्या करेंगे? प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। सही है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और फॉस्फोलिपिड क्या करते हैं? फ्लूइडिटी मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? फ्लूइडिटी मेंटेन करते हैं। सही है। इस तरह फ्लूइडिटी मेंटेन करते हैं कि जब देखो फॉस्फोलिपिड में हमने पढ़ा है कि फॉस्फोलिपिड में दो फैटी एसिड्स होते हैं ना, दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड में, दो मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स होते हैं। सही है। तो जो फैटी एसिड है अगर वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइडी नेचर क्या होगा? कम होगा। सही है। क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या बनाते हैं? फैट बनाते हैं। सही है। तो वो सॉलिड होते हैं। तो अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होगा फॉस्फोलिपिड में तो मतलब सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी क्या होगी? कम होगी। और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होगा तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्योंकि ऑयल बनाते हैं और लिक्विड होते हैं तो उसकी फ्लूइडी नेचर क्या होगी? फ्लूइडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। सही है। तो अगर एक एमसीक्यूज आए कि विच फैटी एसिड is more in the cell membrane of an organism which live in extremely hot temperature, बहुत ही ज्यादा हॉट टेम्परेचर में रहते हैं, तो अनसैचुरेटेड ज्यादा होगा या फिर सैचुरेटेड ज्यादा होगा? दो ही ऑप्शन होगा। क्यों सैचुरेटेड ज्यादा होगा? क्योंकि सैचुरेटेड इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड फैट्स बनाते हैं इसलिए वो सॉलिड होते हैं। सही है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होगा तो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन रहेगी। सही है। क्योंकि हीट से क्या होता है, अगर हम फैट को अगर हीट दें तो क्या होगा? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीट से क्या होता है? सॉलिड चीज भी लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो हमें सेल मेम्ब्रेन को लिक्विड बनने से बचाना है तो हम क्या करेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड की तादाद बढ़ा देंगे ताकि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम हो जाए। सही है। क्लियर है? बात क्लियर है? अब सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्यों जरूरी है? जरूरी क्यों है? ट्रांसपोर्ट के लिए। सही है। ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। अगर सेल मेम्ब्रेन इस तरह रिजिड स्ट्रक्चर बन जाएगा तो क्या ट्रांसपोर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मगर सेल मेम्ब्रेन हमें पता है फ्लूइडी टाइप का होता है। सही, फ्लेक्सिबल होता है। जैसे अगर कोई सब्सटेंस आया तो वो उसको इस तरह से मूव होकर एंडोसाइटोसिस के जरिए क्या कर लेगा? अंदर कर लेगा। सही है। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फ्लूइडी होता है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन दो तरह के होते हैं, वन इज इंटीग्रल प्रोटीन एंड द अदर वन इज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। सॉरी, चलो देख लेते हैं इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। एक होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ना, इनको हम नाम देते हैं पेरिफेरल प्रोटीन का। पेरिफेरल प्रोटीन का। सही है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। सही है। इनको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। सही है। और ये सेल मेम्ब्रेन में या तो बाहर की तरफ होंगे या तो अंदर की तरफ होंगे। सही, या तो बाहर की तरफ होंगे या फिर अंदर की तरफ होंगे। अब ये क्या बना रहे होते हैं? अगर बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे प्रोटीन तो रिसेप्टर्स, अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे तो एंजाइम्स। एक एंजाइम पढ़ा था हमने एक एंजाइम पढ़ा था जो कि सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड से अटैच था, विच इज एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। याद है ना? सही है। तो वो कौन था? वो पेरिफेरल प्रोटीन था। सही है। तो दो तरह के होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, या तो वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे, आउटर एनवायरनमेंट को फेस कर रहे होंगे, या तो वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे, इनर एनवायरनमेंट को फेस कर रहे होंगे। और अगर आउटर एनवायरनमेंट को फेस कर रहे होंगे तो वो बना रहे होंगे रिसेप्टर्स, और अगर इनर एनवायरनमेंट को फेस कर रहे होंगे तो क्या बना रहे होंगे? एंजाइम्स।
सही है, ये मोस्ट ऑफ द केस में होता है, ये रिवर्स भी हो सकता है। सही है। अच्छा, इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम नाम देते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन में थ्रू आउट द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसका एक एंड मेम्ब्रेन के बाहर होता है और एक एंड मेम्ब्रेन के इनर साइड पे होता है। एक एंड इस प्रोटीन का आउटर एनवायरनमेंट को फेस कर रहा होता है और एक एंड इनर एनवायरनमेंट को फेस कर रहा होता है। अभी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में इसको बना के भी देखेंगे। सही है। अच्छा, ये क्या बना रहे होते हैं? ये दो चीजें बना रहे होते हैं, ये भी दो चीजें बना रहे होते हैं। एक ये बना रहे होते हैं चैनल प्रोटीन और दूसरे ये बना रहे होते हैं कैरियर प्रोटीन। सही है। एक ये चैनल प्रोटीन बनाते हैं और कैरियर प्रोटीन बनाते हैं। चैनल प्रोटीन मोस्ट ऑफ द केस में पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है और कैरियर प्रोटीन मोस्ट ऑफ द केस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है। कुछ कैरियर प्रोटीन ऐसे हैं जो पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, मगर ज्यादातर कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। सही है, कुछ एक्सेप्शन है बस। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट कहां प्रेजेंट होगा? आउटर साइड पे ज्यादा प्रेजेंट होगा, इनर साइड पे? आउटर साइड पे। इट इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट, इट इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन आउटर साइड। सही, इनर साइड पे भी होते हैं कुछ, सही, कुछ होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। सही, तो हम यही कहते हैं कि प्रीडोमिनेंटली कहां प्रेजेंट होते हैं? आउटर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, इट इज ओनली फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। जिस तरह हमारे पास प्रोटीन अकेले भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में, मगर कार्बोहाइड्रेट कभी भी सेपरेटली फाउंड नहीं होंगे, हमेशा कंबाइंड स्टेट में फाउंड होंगे। या तो ये कंबाइंड होंगे प्रोटीन से और बना लेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, या तो ये कंबाइंड होंगे लिपिड से और बना लेंगे ग्लाइकोलिपिड। सही है। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को ग्लाइकोकैलिक्स। सही है, समझ में आ गई बात? और ग्लाइकोकैलिक्स क्या कर रहे होते हैं? सेल सरफेस मार्कर्स बना रहे होते हैं जो सेल रिकॉग्निशन के काम आते हैं। अभी फंक्शन में देखेंगे इसका फंक्शन। सही है, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर समझ लो। हाँ चलो, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कंपोजिशन देख ली, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखो, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दो मॉडल्स हमें एक्सप्लेन करते हैं। नंबर वन इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, एंड नंबर टू इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, सैंडविच मॉडल। सही है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पता है क्या कहता है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, जिस तरह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है, उसी तरीके से यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहता है कि फॉस्फोलिपिड की क्या होती है? बाइलेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन में दो लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, मगर वो एक जगह गड़बड़ कर देता है। वो ये कहता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और वो कवर होती है प्रोटीन से। किससे कवर होती है? प्रोटीन से। सही, इसको सैंडविच मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मॉडल के मुताबिक जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है वो प्रोटीन के अंदर क्या बनी हुई होती है? सैंडविच बनी हुई होती है। सही है, मगर बाद में जब स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को देखा गया तो ये मॉडल क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। सही है। फिर सिंगर एंड निकोलसन इसने दिया फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल। सही, फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल ने उसने बताया कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है और उसमें प्रोटीन क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। सही है, प्रोटीन इसमें एम्बेडेड होते हैं। इस तरीके से फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है।
सही है। और प्रोटीन इस तरह इसमें एम्बेडेड होते हैं, इस तरह। ये पेरिफेरल प्रोटीन आ गए जिसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कह रहे थे हम। सही है। और ये आ गए इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। सही, ये प्रोटीन इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं इसमें। ये कौन कहता है? ये कहता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सही है। अच्छा, बाकी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इनकी टाइप्स वगैरह प्रोटीन की पहले ही। सही है, बाकी टाइप्स इसी में आती है मगर हम पढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन, प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। दूसरी बात, इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज अ सेमी permeable membrane, so it only allow few substance to move in and out through the cell membrane. सही, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है कि वो फ्रीली क्या कर सकें, इन एंड आउट कर सकें सेल मेम्ब्रेन से फ्रीली। सही है। बाकी सब्सटेंसेस भी मूव करते हैं मगर वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं बल्कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के जरिए मूव करते हैं। फ्रीली कौन मूव कर सकता है? नॉन पोलर सब्सटेंसेस। नॉन पोलर सब्सटेंसेस फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसके अलावा गैसेस फ्रीली मूव कर सकती हैं। और स्मॉल पोलर सब्सटेंसेस, बहुत ही ज्यादा स्मॉल पोलर सब्सटेंसेस को, स्मॉल सब्सटेंसेस, वो भी क्या कर सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन से फ्रीली मूव कर सकते हैं। और बाकी जो लार्ज पोलर सब्सटेंसेस हैं वो कैसे मूव करते हैं? कैसे मूव करते हैं? थ्रू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सही है। बाकी पोलर मॉलिक्यूल्स मूव by means of transport protein. सही है। बाकी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए मूव करती हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए मूवमेंट होती है, उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सही है। अच्छा, इसके अलावा डिफ्यूजन क्या होती है? मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बहुत बेसिक थी इसलिए मैंने लिखा नहीं। सही। ऑस्मोसिस क्या होता है? यस, डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बस सिंपली कहो डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब भी वाटर मॉलिक्यूल की डिफ्यूजन होगी उसको क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है मूवमेंट थ्रू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए मूवमेंट। सही है। या चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन। सही है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं अपहिल मूवमेंट। अपहिल मूवमेंट। अपहिल मूवमेंट का क्या मतलब है? देखो, दो तरह की मूवमेंट होती है। डाउन हिल होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट और अप हिल होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सही। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है डाउन हिल। जैसे अगर हम एक माउंटेन में जाए, माउंटेन से नीचे उतरते हुए कोई एनर्जी लगती है? नहीं लगती। या फिर यहाँ स्टेयर्स की बात कर लो, स्टेयर्स से नीचे उतरते हुए कोई एनर्जी नहीं लगती है मगर स्टेयर्स से ऊपर आते हुए एनर्जी लगती है। सही है। तो इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अप हिल मूवमेंट कहते हैं जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो। पैसिव ट्रांसपोर्ट को डाउन हिल कहते हैं। सही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं मोस्टली कैरियर प्रोटीन। सही है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। क्लियर है। इसके अलावा कोई फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का? सेल रिकॉग्निशन। सेल रिकॉग्निशन किस वजह से होता है? सेल के ऊपर जो सेल्फ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सेल के ऊपर जो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, सेल के ऊपर जो सरफेस मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं, सेल के ऊपर जो एमएससी प्रेजेंट होते हैं, उन सब की वजह से सेल क्या होता है? रिकॉग्नाइज होता है। और ये सब कहाँ लगे हुए होते हैं? सेल मेम्ब्रेन में लगे हुए होते हैं। और बने हुए किसके होते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स।
दैट इज ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोकैलिक्स में क्या है, दो चीजें होती हैं, कौन सी दो चीजें होती हैं, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। इनकी वजह से क्या होती है, सेल रिकॉग्निशन होती है। सही है, ये लिख लो। अब पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड कंपार्टमेंट ऑफ द सेल सही। अच्छा, लिक्विड कंपार्टमेंट होता है सेल के अंदर मौजूद। सही है। 90% किससे बना हुआ होता है, वाटर से बना हुआ होता है। सही है, 90% ये किससे बना हुआ होता है, वाटर से बना हुआ होता है। इनमें तीन चीजें होती हैं साइटोप्लाज्म में, तीन चीजें होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तीन चीजें होती हैं। नंबर 1 तो हमने देख लिया, ये जो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है, ये जो वाटर है, ये क्या बनाता है, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। यस, साइटोसोल। दो चीजें होती है, साइटोसोल नहीं होता है इसलिए। सही है। सबसे पहले तो ये 90% आ गया जो हमारे पास था, वाटर। 90% वाटर आ गया, वाटर से मिलकर बना होता है। दूसरा ये बना हुआ होता है बायोमोलिक्यूल्स से। दूसरा इसके अंदर होता है बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले साइटोप्लाज्म के अंदर होता है वाटर, दूसरा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है बायोमोलिक्यूल्स। सही है। उसके अलावा उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। सही, ऑर्गेनेल्स होते हैं साइटोप्लाज्मिक। ये जो वाटर होता है 90% होते हैं, सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं, और दो सूरत में पाया जाता है। एक पाया जाता है ये साइटोसोल की सूरत में, और दूसरा पाया जाता है साइटोजेल की सूरत में। सही है, साइटोसोल एंड साइटोजेल। तो साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड कंपार्टमेंट है उसमें साइटोसोल होता है और साइटोजेल होता है। ये साइटोसोल नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, साइटोसोल इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और साइटोजेल इज प्रेजेंट नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताता हूं किस तरह। ये देखो, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। सही है। अब न्यूक्लियस के पास जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो काफी थिन होता है। सही, नॉन विस्कस होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। सही है। मगर सेल मेम्ब्रेन के पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक लेयर होती है साइटोप्लाज्म की जो बहुत ज्यादा विस्कस होती है, जेली की तरह होती है। सही, बहुत ज्यादा क्या होती है, विस्कस होती है। सही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। इसको हम क्या कहते हैं, ये इस विस्कस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं साइटोजेल। सही है। और इस फ्लूइडी पार्ट को हम कहते हैं साइटोसोल। सही है। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, यस, विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, यस, एक्सेट्रा। सही है। इनमें से कुछ जैसे कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड डिसॉल्व होते हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता है। इसमें जो सॉल्युबल इन वाटर है, वो जो सॉल्युबल इन वाटर है वो क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। और वो जो इनसॉल्युबल इन वाटर है वो क्या बनाते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसको हम सस्पेंशन भी कहते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। और ये कोलॉइडल सॉल्यूशन कहां प्रेजेंट होता है, साइटोजेल में ज्यादा अबंडेंट। और ये ट्रू सॉल्यूशन जो सॉल्युबल बायोमोलिक्यूल्स है वो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, और वो कहां प्रेजेंट होता है, ज्यादातर साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। सही है। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनेल्स की। ऑर्गेनेल्स भी तीन तरह के होते हैं सेल में, साइटोप्लाज्म में तीन तरह के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। नंबर 1 इज नॉन मेम्ब्रेनस, नंबर 2 इज सिंगल मेम्ब्रेनस, एंड नंबर 3 इज डबल मेम्ब्रेनस। सबसे पहले नॉन मेम्ब्रेनस की बात कर लेते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। क्या, नहीं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, जब भी तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होते हैं। हाँ, इसके अलावा
नहीं, वैक्यूल में तो सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। और क्या है, और है सेंट्रियोल। इसके अलावा अगर हम न्यूक्लियोलस को कंसिडर कर लें, एक ऑर्गेनेल, न्यूक्लियोलस को, तो न्यूक्लियोलस भी हो गया। अगर इसको एक ऑर्गेनेल कंसिडर कर लें तो ये भी, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। सही, एमसीक्यूज के लिए लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। सिंगल मेम्ब्रेनस में वैक्यूल सबसे पहले तुम लोग बोल दिया तुमने, वैक्यूल, इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, ये सब भी सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, मगर पीएमडीसी सिलेबस में शामिल नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। सही, बस याद रखना कि अगर जनरल एमसीक्यूज आ जाए तो उसको पिक कर लो। ग्लाइऑक्सीसोम और ऑक्सीसोम भी किस में आते हैं, सिंगल में आते हैं, गिलाय ऑक्सीसोम एंड पर ऑक्सीसोम। अब बात कर लेते हैं डबल मेम्ब्रेनस की। डबल मेम्ब्रेनस में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड बोल दो, सब आ जाएंगे उसके अंदर। ये डबल मेम्ब्रेनस है। सही है। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, विच organelle is the most abundant in cytoplasm? Alpha ribosomes, beta vacuole, charlie lysosomes और डेल्टा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक और क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट इन साइटोप्लाज्म? इसमें पहला लिख लो अल्फा, परऑक्सीसोम, अभी पूछता हूं, एक मिनट, परऑक्सीसोम, बीटा ग्लाइऑक्सीसोम, चार्ली लाइसोसोम और डेल्टा राइबोसोम। बताओ इसका सबसे अबंडेंट कौन से होते हैं? सबसे अबंडेंट लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, बिल्कुल सही। सबसे अबंडेंट क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। सही है। अच्छा, लीस्ट स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉल, सबसे छोटा क्या होता है? क्या? लाइसोसोम्स? नहीं, बताओ, तुम बताओ। ग्लाइऑक्सीसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स, दोनों का आंसर राइबोसोम्स है। सही, सबसे स्मॉलेस्ट भी राइबोसोम होते हैं, सबसे अबंडेंट भी राइबोसोम होते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, साइटोप्लाज्म performs streaming movement which is called as साइक्लोसिस। कौन सी डायरेक्शन में होती है साइक्लोसिस? एंटी क्लॉकवाइज। चलो न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में कुछ बातें। न्यूक्लियस इज द फर्स्ट ऑर्गेनेल टू बी डिस्कवर्ड। पहला ऑर्गेनेल है जो कि डिस्कवर हुआ था। सही है। किसने डिस्कवर किया था? देख चुके हैं आप, रॉबर्ट ब्राउन ने। सही है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। इसको ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल की सारी मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल कर रहा होता है? न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल।
अब मुझे कोई बताए कि किस तरह कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है सारी मेटाबॉलिज्म को। हाँ, कैसे करता है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। मेटाबॉलिज्म इज रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या है? रिएक्शन है। बॉडी में जितने भी रिएक्शन होते हैं सबको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और जितने भी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं सब इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होते हैं, और सारे एंजाइम नेचर में प्रोटीन नेचर होते हैं, सही है। और सारे के सारे प्रोटीन बनते हैं राइबोसोम से। बनाता वो को मैसेज कौन लेके आता है? मैसेंजर आरएनए। कहाँ से लेके आता है? डीएनए से। डीएनए जब एक्सप्रेस होगा तभी क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी, और तभी एंजाइम बनेगा, और तभी एंजाइम जब बनेगा तभी क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल है और सारी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है बाय एक्सप्रेसिंग इट्स जीन। चलो चलो, नहीं बैठो, अभी पढ़ के जाना। सही, अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में तीन चीजें होती हैं, चार चीजें होती हैं। One is nuclear membrane. First one is nuclear membrane. Second one is nucleoplasm. Nucleoplasm. Third one is nucleolus. And fourth one is genetic material. इन चार चीजों से मिलकर बनता है न्यूक्लियस। सही है। सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल इन्वेलप्ड। दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है, डबल इन्वेलप्ड होती है। सही है, दो डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस अगर मैं बनाऊं तो ये डबल मेम्ब्रेनस है, सही है। और ये बीच में जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, सही है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कई जगह से क्या होती है? फ्यूज होती है। क्या होती है? फ्यूज होती है इस तरीके से। और क्या बना रही होती है? ये क्या है? न्यूक्लियर पोर। क्या है? न्यूक्लियर पोर। पेरी न्यूक्लियर स्पेस मतलब दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसको हम लोग कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी कह सकते हैं इसको, बिल्कुल सही है। अब ये जो न्यूक्लियर पोर है ये एक प्रोटीन से मिलकर बनती है, और उस प्रोटीन का नाम है न्यूक्लियोपोर है, बिल्कुल न्यूक्लियोपोर है। और ये न्यूक्लियोपोर इस्तेमाल होती है किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए। मेनली किस चीज के लिए? अभी देखते हैं किस चीज के लिए, आगे देखते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस, सही है। मैनी न्यूक्लिक एसिड्स, histones and some other proteins are dissolved in it। बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड, कुछ हिस्टोन्स प्रोटीन और कुछ हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? इनमें डिसॉल्व होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, सही है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन some round non-membranous body, some round non-membranous bodies, and these round non-membranous bodies are called as nucleolus, and they are the ribosome factory. They are the ribosome factory. अगर हम बात करें कि प्रोटीन फैक्ट्री कौन है तो वो क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाते हैं, सही है। राइबोसोम को बनाते हैं न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस होते हैं इसमें राइबोसोमल आरएनए होते हैं और प्रोटीन होते हैं, और वो इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना रहा होता है? राइबोसोम बना रहे होते हैं। मतलब राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन को कंबाइन करके क्या बना रहा होता है? राइबोसोम बना रहा होता है। अब बात कर लिया हमने कि प्रोटीन फैक्ट्री इज राइबोसोम एंड राइबोसोम फैक्ट्री इज न्यूक्लियोलस। व्हाट इज न्यूक्लियोलस फैक्ट्री? न्यूक्लियोलस कहां से बनता है? न्यूक्लियोलस को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस को बनाने का जिम्मेदार है
क्रोमोसोम। कौन बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। अब क्रोमोसोम, ये देखो, ये क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर है, सही है। क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं इस रीजन से। इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कभी कभी पता है क्या होता है? कभी कभी क्रोमोसोम अपने टर्मिनल पार्ट से भी क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इस तरह कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। यस, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर विच सिंथेसाइज एंड ऑर्गेनाइज न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस को कौन बनाता है? दिस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ क्रोमोसोम। सही है, क्रोमोसोम का भी क्या? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। एक बार रिपीट करता हूं, न्यूक्लियस हमारे पास चार चीजों से मिलकर बनता है। वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज डबल इनवेलप एंड इट हैज पोर्स विच इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन नोन एज न्यूक्लियोपोरेन। सही है। एंड इन बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन देयर इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। न्यूक्लियोप्लाज्म इज लिक्विड पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस। सही है, लिक्विड पोर्शन होता है न्यूक्लियस का और बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन भी और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होते हैं? इसमें डिसॉल्व होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ नॉन मेम्ब्रेनस बॉडीज होती हैं, सही है, जो राइबोसोम को बना रही होती हैं। ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है न्यूक्लियोलस। सही है, समझ में आ गई बात? अच्छा, और न्यूक्लियोलस को कौन बनाता है? क्रोमोसोम में कुछ क्रोमोसोम में मौजूद होती है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसी को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर का। और ये क्या बना रहा होता है? न्यूक्लियोलस बना रहा होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोम, क्रोमैटिन नहीं, क्या देते हैं? क्रोमोसोम या क्रोमैटिन? देखो, दो कंडीशन है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर सेल डिवाइड कर रहे हैं, सेल डिवीजन चल रही है, क्या चल रही है? सेल डिवीजन चल रही है, तो फिर इस जेनेटिक मटेरियल को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। एंड इफ सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग, सेल्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं, सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग, देन दिस जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज क्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन जो होता है ना, ये थ्रेड लाइक होता है। किसकी तरह होता है? थ्रेड लाइक होता है। सही है, धागे नुमा होता है। ये क्रोमैटिन धागे नुमा होता है, सही है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन होता है। सही है, और जब सेल डिवाइड करने लगता है, सेल डिवीजन स्टार्ट कर देता है, तो यही क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बना लेता है? क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, ये इस तरह होता है, इस तरह इसमें डीएनए होते हैं और क्या होता है? हिस्टोन का ऑक्टामर होता है। क्या होता है? हिस्टोन का ऑक्टामर होता है। मतलब 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मिलके एक कोर बनाते हैं, इस तरीके से हिस्टोन का एक ऑक्टामर होता है। सही है, और ये डीएनए इसके गिर्द क्या हो जाता है? रैप हो जाता है। बिल्कुल, डीएनए इसके गिर्द रैप हो जाते हैं। सही है, इस तरीके से। और फिर दोबारा हिस्टोन का एक ऑक्टामर आता है, 8 प्रोटीन्स मिलके एक कोर बनाती हैं हिस्टोन की, और फिर डीएनए फिर इसके गिर्द क्या हो जाता है? रैप हो जाता है। सही है, ये पार्ट क्या कहलाता है? ये पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम। सही, न्यूक्लियोसोम कहलाता है। इसमें हिस्टोन और डीएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ये क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है। तो ये क्रोमैटिन क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है। सही है, मिसाल के तौर पे अगर ये क्रोमैटिन है, सही है, इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल बना दिया, ये क्रोमैटिन है, तो ये क्रोमैटिन क्या होता है? इस तरीके से रैप हो जाता है, इस तरीके से कंडेंस हो जाता है।
सही है, और क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं। मगर कभी भी क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटेड कंटेनिंग क्रोमोसोम नहीं बनता है। जब भी क्रोमोसोम बनता है उसमें कितने क्रोमेटिड्स होते हैं, 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। क्यों 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, कभी सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम क्यों नहीं बनता है, क्योंकि जब भी सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले ही सेल अपने मटेरियल को क्या, अपने डीएनए को क्या कर लेता है, डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो उसका क्रोमेटिन क्या हो गया, डबल हो गया। सही है, तो उससे जो क्रोमोसोम बनता है उसमें कितने क्रोमेटिड्स होते हैं, 2 क्रोमेटिड्स। सेंटर में कॉन्स्ट्रिक्शन होती है जिसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, या फिर सेंट्रोमेयर कहते हैं। सही है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर सेंट्रोमेयर। और इस सेंट्रोमेयर से लेके टर्मिनल पार्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। सही है, आर्म ऑफ द क्रोमोसोम कहते हैं। सही है, और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम को अगर हम बनाए साथ, ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, सही, ये इसका एक एंड और ये इसका एक क्रोमेटिड और ये इसका दूसरा क्रोमेटिड। सही है, ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है। तो ये 2 क्रोमेटिड, जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है, इसको हम लोग कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसको कहते हैं, 2 क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सही है, 2 chromatids of homologous chromosomes are called as non-sister chromatids and 2 chromatids of same chromosome is known as sister chromatids. तो डिफरेंस याद रखना, 2 chromosomes of homologous chromosome is termed as non-sister chromatids, whereas 2 chromatids of same chromosome is known as sister chromatids. लिख दो इसको, समझ आ गई बात? सही है, ये तो हो गई क्रोमोसोम के बारे में। अब क्रोमोसोम की टाइप्स होती हैं। क्रोमोसोम 4 टाइप्स का होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, यस, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जिसमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर हम उसको कह सकते हैं सेंट्रोमेयर, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? सेंटर में। सब मेटासेंट्रिक सेंटर से थोड़ा सा अवे होता है, थोड़ा सा दूर होता है सेंटर से। सही है, अनइक्वल आर्म्स बनते हैं, जिनकी वजह से क्रोमेटिड्स कैसे होते हैं? अनइक्वल होते हैं। आर्म कैसे होते हैं? अनइक्वल आर्म होते हैं। इसकी पहचान क्या है? मेटासेंट्रिक की इक्वल आर्म्स और सब मेटासेंट्रिक की अनइक्वल आर्म्स। सही है, एक्रोसेंट्रिक में 1 आर्म वेरी लॉन्ग, वेयर इज अदर वेरी शॉर्ट। सही है, इस तरीके से। ये किसकी एग्जांपल है? एक्रोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक में क्रोमोसोम कहां प्रेजेंट, सेंट्रोमेयर या फिर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहां प्रेजेंट होती है? एट एंड ऑफ द क्रोमोसोम। सही, बिल्कुल टर्मिनल में प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर क्रोमोसोम का कोई भी आर्म नहीं होता है। सही है, समझ आ गई बात? तो ये जो क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, इसमें क्या है? इसमें एक क्रोमेटिड में एक आर्म है। एक क्रोमेटिड में कितने आर्म है? एक आर्म है। 1 क्रोमेटिड में 1 आर्म है। ये 2 क्रोमेटिड है तो इनमें कितने आर्म है? 2 आर्म है। यहां पे देखो 2 क्रोमेटिड है, इनमें 4 आर्म है। 2 आर्म बहुत छोटे हैं, 2 आर्म बहुत बड़े हैं। सही है, इनमें 4 आर्म है मगर चारों अनइक्वल है और इसमें इक्वल आर्म्स है। समझ आ गई बात? राइबोसोम सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, सबसे ज्यादा अबंडेंट ऑर्गेनेल है, स्मॉलेस्ट भी है, अबंडेंट भी है। इसको कहते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री। अगर कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम की बात करें, कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, तो राइबोसोम बना हुआ होता है प्रोटीन प्लस आरएनए। कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए। तो 2 चीजों से मिलकर बनता है, प्रोटीन से, और 2 चीजों से मिलकर बनता है प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। सही है, कितना परसेंट प्रोटीन होता है, कितना परसेंट राइबोसोमल आरएनए होता है? 50-50%। 50% प्रोटीन एंड 50% राइबोसोमल आरएनए। दोनों के मिलने से क्या बनता है? राइबोसोम्स बनते हैं। सही है,
अगर प्रोकैरियोट्स में बात करें तो प्रोकैरियोट्स में सेडिमेंटेशन रेट ऑफ राइबोसोम इज 70s। इस 70s में देखो राइबोसोम हमेशा दो सब यूनिट्स में होता है, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट, और वो दो सब यूनिट सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन के दौरान एक दूसरे से मिलते हैं और ट्रांसलेशन खत्म होती है और वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सही है। तो प्रोकैरियोट में स्मॉलर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन रेट होता है 30s, जबकि लार्जर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन रेट होता है 58। अगर यूकैरियोट्स की बात करें यहीं पे, यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में सेडिमेंटेशन रेट ऑफ राइबोसोम होता है 80s। अगर इसके स्मॉलर सब यूनिट की बात करें और लार्जर सब यूनिट की अलग से बात करें तो स्मॉलर सब यूनिट में होता है 40s और लार्जर सब यूनिट 6 years। सही, 40s एंड 6 years। अब मेरा सवाल है व्हाट इज सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, इसको बोल रहे हैं। हाँ, ये सेडिमेंटेशन रेट मैं बता रहा हूँ कि 70s इसका सेडिमेंटेशन रेट है, इसकी स्पीड है सेडिमेंटेशन में। अब जो सेडिमेंटेशन होती है, सेडिमेंटेशन हम कहते हैं किसी भी चीज के नीचे सेटल डाउन होने की। तो जैसे मैं इसमें बहुत सारा डालता हूँ, मैं सॉइल मट्टी डालता हूँ इस पानी में और इस पानी को शेक कर देता हूँ, सारे मट्टी क्या हो जाएंगे, इसमें डिजोल्व हो जाएंगे और फिर आहिस्ते आहिस्ते क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन होने लगेंगे। दोबारा बताता हूँ, किसी भी चीज के नीचे सेटल डाउन हो जाने को क्या कहते हैं, सेडिमेंट होना। अब कोई चीज अगर बड़ी होगी तो वो जल्दी सेटल डाउन हो जाएगी, जल्दी सेडिमेंट हो जाएगी, और कोई चीज अगर छोटी होगी तो वो देर से सेडिमेंट होगी, देर से सेटल डाउन होगी। सही है। जैसे अगर छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स हो वो जल्दी बैठ जाएंगे, जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे। सही है। तो उनका सेडिमेंटेशन रेट क्या होगा, कम होगा, स्पीड कम होगी सेडिमेंटेशन की। और जो लार्जर होंगे उनका सेडिमेंटेशन रेट ज्यादा होगा, मतलब बहुत जल्दी सेडिमेंट हो जाएंगे। रेट ज्यादा होने का मतलब क्या है, जल्दी सेडिमेंट हो जाएंगे, जल्दी नीचे चले जाएंगे। समझ आ गई बात, जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे। ये बात हो गई प्रोकैरियोट्स के बारे में। अच्छा, अब यूकैरियोट्स जो होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स में तो हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स में जितने भी राइबोसोम्स होते हैं सारे साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होते हैं, मगर यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो दो होते हैं। एक कुछ होते हैं साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स और कुछ होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड। ऐसे ही है ना। अभी ये साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होते हैं, ये भी प्रोटीन बनाते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं वो भी प्रोटीन बनाते हैं। अब क्या फर्क है दोनों की प्रोटीन में, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को बनाता है, उसको ट्रांसफर कर देता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन जाता है गोल्जी बॉडी। सही, अभी पढ़ेंगे हम गोल्जी बॉडी में। और वो गोल्जी बॉडी क्या करता है, उसको पैक करता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है कहाँ पे, सेल से बाहर। तो वो प्रोटीन्स जो कि सेल से बाहर जानी होती है, जिनको सेल से बाहर फंक्शन परफॉर्म करना होता है, वो प्रोटीन कौन बनाते हैं, वो राइबोसोम बनाते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड है। सही है। मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले प्रोटीन। सही है। और वो प्रोटीन जैसे कि इंसुलिन बीटा सेल में बनता है पैनक्रियास के, और वो सेल के बाहर जाके फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो बनेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले राइबोसोम के ऊपर, और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चले जाएगा प्रोटीन बन के, वो चले जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां से वो चले जाएगा गोल्जी बॉडी के अंदर, और गोल्जी बॉडी उसको पैक करके बाहर भेज देगा। सही है। और वो एंजाइम या वो प्रोटीन जो हमारे सेल में इस्तेमाल होना है खुद, वो कहाँ बनेगा, साइटोप्लाज्म वाले राइबोसोम से। सही है। इंट्रासेलुलर फंक्शन वाले प्रोटीन, those protein which perform intracellular function, वो कहाँ बनेंगे, साइटोप्लाज्म वाले प्रोटीन, और वो सेल के अंदर ही रहेंगे, उसको पैकेजिंग की जरूरत ही नहीं है। पैक तो उसको करते हैं जिसको बाहर भेजते हैं ना, उसी को पैक करते हैं ना, और तो किसी चीज को पैक नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ऐसे कौन से प्रोटीन है जो अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंजाइम्स सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। यस, सेकंड मैसेंजर, हाँ, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। उसके अलावा हीमोग्लोबिन सेल के अंदर बनता है, सेल के अंदर ही रहता है, आरबीसीज के अंदर बनता है, आरबीसीज के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकलता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है साइटोप्लाज्म वाले राइबोसोम के। सही है। अच्छा, ये तो हो गई बात राइबोसोम की, और कुछ है तो नहीं क्या राइबोसोम में। सही है। एक बात और बता देता हूं, इनके राइबोसोम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो सब यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट।
ये दोनों प्रोटीन फॉर्मेशन के दौरान कंबाइंड होते हैं, और जब प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाती है तो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सही है। राइबोसोम के अंदर जो आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, सही है, ये कुछ राइबोसोमल आरएनए कुछ प्रोटीन वो बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं। इसके अंदर जो राइबोसोम के अंदर क्या है, राइबोसोमल आरएनए, सही है। एक खास तरह का राइबोसोमल आरएनए भी होता है राइबोसोम के अंदर, जिसको हम कहते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। क्या कहते हैं, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। याद हो अगर तुम्हें, क्या करता है ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। और ये वाहिद एंजाइम है दुनिया का जो प्रोटीन इन नेचर नहीं है बल्कि आरएनए इन नेचर है। और किससे बना होता है, राइबोसोमल आरएनए से बना होता है, और ये राइबोसोम के अंदर मौजूद होता है। चलो अब पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक मतलब इनसाइड द प्लाज्मा, प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल, सही है, इनसाइड द प्लाज्मा, सही है। और रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, 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 सही है। इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक का मतलब इनसाइड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद एक नेटवर्क जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it is a membrane, it is a network, it is a network of cisterny membrane, it is a network of cisterny membrane extending from nuclear membrane to plasma membrane। सही है। ये नेटवर्क है सिस्टर्नी मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। ये एक सेल है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। अच्छा, सिस्टर्नी मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, सिस्टर्नी मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, यस, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मेम्ब्रेन। दिस वन इज ग्लोबुलर मेम्ब्रेन, सही है, राउंड मेम्ब्रेन है। और अगर इसको इलोंगेटेड कर दें तो ये क्या बन गई, अब सिस्टर्नी मेम्ब्रेन। समझ आ गई बात, इसको कहते हैं सिस्टर्नी, सही है। तो एक नेटवर्क है सिस्टर्नी मेम्ब्रेन का जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कहां तक ज्यादा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, सही है। दो तरह के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द अदर वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेन्युलर, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, whereas smooth endoplasmic reticulum is also called as agranular एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। अच्छा, इसके अलावा ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये साइट होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों, क्यों साइट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का, क्योंकि राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट, सही है। और ये प्रोटीन बनाने के बाद क्या करते हैं, इट ट्रांसफर द प्रोटीन टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने के बाद कहां ट्रांसफर कर देता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये देखो, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्यों है, इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम है, सही है, इसके ऊपर राइबोसोम है। अब ये प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन बना के, प्रोटीन आया यहाँ पे, ये प्रोटीन आ गया, प्रोटीन बन के ये प्रोटीन इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे आ गया ये वाला प्रोटीन, सही, ये वाला कौन सा क्या आ गया, प्रोटीन आ गया। अब ये प्रोटीन, अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से बड़ा होगा ऐसे करके, इस तरीके से। ये रहा वो प्रोटीन जो बना था, ये रहा, ये प्रोटीन ब्लू से कर देता हूँ, ये रहा वो प्रोटीन, यहाँ से इसकी मेम्ब्रेन फ्यूज होगी इस तरीके से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन
इस तरीके से फ्यूज होगी और फ्यूज होके ये अलग हो जाएगी और ये अलग हो जाएगी। ये क्या बना लेगा? गोल्जी बॉडी बना लेगा। समझ में आ गई बात? इस तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी बनती है और फिर ये गोल्जी बॉडी चले जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियस के बाद। समझ में आ गई बात? अब इसके अंदर मौजूद ये प्रोटीन है, ये किसके साथ? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहा होता है गोल्जी बॉडी। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी बना ना, अब ये माइग्रेट करके यहाँ पे आ जाएगा इस तरफ न्यूक्लियस के पास, और यहाँ पे न्यूक्लियस के पास फिर आहिस्ते आहिस्ते मेच्योर होगा, अंदर जो प्रोटीन मौजूद है उसको मॉडिफाई करेगा और मॉडिफाई करके पैक करके क्या कर देगा? सेल से बाहर एक्सीट कर देगा। वो गोल्जी बॉडी में देखेंगे फर्दर। अभी सिर्फ ये याद रखोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएंगे और ट्रांसफर कर देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से, उसको गोल्जी बॉडी में दोबारा देखेंगे। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? चलो लिख लेते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन और इसका काम है सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंथेसिस ऑफ लिपिड या फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। एग्जांपल दो कोई। विटामिन डी की सिंथेसिस कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और भी बाकी सब्सटेंस की भी सिंथेसिस कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गई बात? बस स्टोरेज ऑफ कैल्शियम करते हैं, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम स्टोर करते हैं। सही है। इसके अलावा गिव राइज टू गोल्जी बॉडीज बनाते हैं। ये इसके फंक्शन है। लिख लो इसको। अब पढ़ते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बारे में पहली बात कि इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें बना हुआ, किसमें पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। सही है। अब प्लास्टिड्स तीन तरह का होता है। देखो, सबसे पहले जो प्लास्टिड बनता है ना उसको कहते हैं प्रोप्लास्टिड। सबसे पहले जो प्लास्टिड बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोप्लास्टिड। सही है। सबसे याद रखना, सबसे पहले जो प्लास्टिड बनता है इमेच्योर प्लास्टिड विच इज प्रोप्लास्टिड। सही है। अब ये प्रोप्लास्टिड अगर लीव्स के अंदर बनेगा तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू क्लोरोप्लास्ट, मतलब मेच्योर हो जाएगा इनटू क्लोरोप्लास्ट। अगर ये प्रोप्लास्टिड रूट के सेल्स के अंदर बना है तो ये मेच्योर होकर क्या बना लेगा? लीकोप्लास्ट। सही है, लीकोप्लास्ट बना लेगा। अगर ये किसी फ्रूट के सेल के अंदर बना है, ये प्रोप्लास्टिड किसी फ्रूट के सेल के अंदर बना है तो मेच्योर होकर क्या बना लेगा? क्रोमोप्लास्ट। तो ये प्रोप्लास्टिड एक इमेच्योर प्लास्टिड है। क्या है ये? एक इमेच्योर प्लास्टिड। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि all three types of plastids are formed from प्रोप्लास्टिड। सही। तीनों के तीनों जो तीन टाइप्स के प्लास्टिड है वो प्रोप्लास्टिड ही से बनते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से तीन टाइप के प्लास्टिड है। नंबर 1 इज लीकोप्लास्ट, नंबर 2 इज क्रोमोप्लास्ट एंड नंबर 3 इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का एंड में इसलिए लिखा हूं कि उसकी डिटेल पढ़नी है हमें। अब ये जो लीकोप्लास्ट है, अगर प्रोप्लास्टिड प्रेजेंट हो रूट के अंदर तो वो प्रोप्लास्टिड मेच्योर होके क्या बना लेगा? लीकोप्लास्ट बना लेगा। सही है। तो लीकोप्लास्ट कहां पाए जाते हैं? रूट्स में पाए जाते हैं। और ये काम क्या कर रहा होता है? इसका फंक्शन क्या है? इट इज स्टोर द बायोमोलिक्यूल्स या फिर फूड कह लो। इट इज स्टोर द फूड को स्टोर करता है। सही है। फूड को क्या करता है? स्टोर करता है। अगर कोई लीकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है तो फिर उसको कहेंगे हम अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म है वो क्या है? स्टार्च। और स्टार्च की एक चेन का नाम अमाइलोज है। सही। तो उसी से निकला है अमाइलोप्लास्ट। अगर प्रोटीन को स्टोर कर रहे हैं तो बोलेंगे प्रोटियोप्लास्ट, और अगर लिपिड को स्टोर कर रहे हैं तो फिर क्या बोलेंगे? इलायोप्लास्ट। सही है। समझ में आ गई बात? अच्छा, लीकोप्लास्ट का कलर क्या होता है? लास्ट बात, लीकोप्लास्ट इज कलरलेस। लीकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता लीकोप्लास्ट का। आ जाते हैं क्रोमोप्लास्ट में।
क्रोमोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर्स में और फ्रूट्स में। प्लांट को कोई भी कलर, प्लांट के अंदर कोई भी कलर हो एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन के अलावा प्लांट में कोई भी कलर हो, किसकी वजह से होगा? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होगा। सही है, तो इट प्रोवाइड्स ऑल कलर टू प्लांट, ऑल कलर्स टू प्लांट एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन कलर कौन प्रोवाइड करता है? क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड करते हैं ग्रीन कलर टू प्लांट। और ग्रीन कलर कैसे प्रोवाइड करते हैं? बिकॉज इट हैज क्लोरोफिल्स। सही है, एक एमसीक्यू देखता हूं साथ साथ। वेयर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है? यस, बिल्कुल सही। तो पहले ही मैं सही आंसर लिख देता हूं, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। कहां प्रेजेंट होता है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, ऐसी है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? तो एक एक पॉइंट भी आगे लिखते जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेनस। सही है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, इसलिए हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो अ सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए, और अपना प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है। राइबोसोम 70S होता है, जबकि डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है, नॉन हिस्टोनिक होता है, बोथ आर प्रोकैरियोटिक। सही है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? थाइलेकॉइड। इसको क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड। अगर ये थाइलेकॉइड स्टैक बना ले, बंडल्स बना ले, स्टैक बना ले, तो यहां पे लिख रहा हूं स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड का बंडल, थाइलेकॉइड का स्टैक क्या कहलाता है? कहलाता है गिरेना, गिरेनम, गिरेनम। और अगर एक से ज्यादा गिरेनम हो तो गिरेना। सही है। ये देखो, एक से ज्यादा गिरेनम दिखाता हूं, ये देखो, ये दोनों मिला के क्या बोलेंगे? इनको गिरेना बोलेंगे। और ये गिरेना, दो गिरेना जो होते हैं ना, ये दो गिरेना आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय मींस ऑफ इंटरगिरेना। इंटरगिरेना कहते हैं। क्या? लैमेला कहते हैं? अच्छा, चलो सही है। अब ये जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है ना, यहां पे प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसकी मेम्ब्रेन में। इसीलिए हम कहते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, यहां पे लिखा हुआ है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन इज अ साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, याद रखना, अगर एमसीक्यूज में अगर साइट ऑफ लाइट रिएक्शन पूछा जाए एमसीक्यूज में, अगर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन हो तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में लगाना, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन नहीं हो तो ढूंढना थाइलेकॉइड। सही है, थाइलेकॉइड में लगा देना। थाइलेकॉइड नहीं हो तो ढूंढना गिरेना। सही है, गिरेना में लगा देना। और गिरेना नहीं हो तो ढूंढना क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में लगा देना। सही है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है लाइट रिएक्शन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां होती है? गिरेनम में होती है। गिरेनम के अंदर कहां होती है? थाइलेकॉइड में होती है। और थाइलेकॉइड में किस रीजन में होती है? अंदर या बाहर? तो मेम्ब्रेन में होती है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? और डार्क, ये दो, अच्छा, ये जो फ्लूइड फील्ड स्पेस है क्लोरोप्लास्ट में, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और यहां पे होता है, स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये नहीं, लाइसोसोम पहले पढ़िए। क्या पहले पढ़े? गोल्जी बॉडी पढ़ा देता। कैमिलियो गोल्जी। देखो, सबसे पहले गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने, इसीलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी है।
सही, कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। इसके अलावा इट इज फॉर्म्ड बाय, कौन बनाता है इसको? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। सही है। इसका फंक्शन क्या होता है? मॉडिफिकेशन। अभी देखेंगे फंक्शन, पहले इसीलिए लिख रहा हूं ताकि देखें किस तरह परफॉर्म करते हैं फंक्शन। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। सही है, ये 3 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब देखो कैसे परफॉर्म करते हैं। देखो, ये एक सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है। स्मूथ एंड, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना, सही है, वो आ गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सही है, ये आ गया प्रोटीन। या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फॉस्फोलिपिड बना, या फिर विटामिन डी बना, कुछ भी बना। सही है, वो आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे होगा क्या? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रो करेगा, और ग्रो करके क्या करेगा? इसकी मेम्ब्रेन आपस में इस तरह फ्यूज करेगी, और इधर से फ्यूज करने के बाद ये यहां से रिलीज हो जाएगा। ये क्या है? गोल्जी बॉडी। ये क्या है? गोल्जी बॉडी। इट इज गोल्जी बॉडी। ये है गोल्जी बॉडी, ये है गोल्जी बॉडी। इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। ये है गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी देखो, यहां से गोल्जी बॉडी बनती रहती है, इसको भी छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। सही है, यहां पे गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस के पास आके अरेंज हो जाती है। अब एक और गोल्जी बॉडी बन के आती है यहाँ से। सही, एक और गोल्जी बॉडी बन के आती है, और वो न्यूक्लियस के पास आ जाती है, और ये वाली गोल्जी बॉडी कहाँ चली जाती है? थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। सही, तो ये इमेच्योर गोल्जी बॉडी है, और इसके ऊपर ये जो पहले से थी वो थोड़ा सा ऊपर चली गई और थोड़ा सा मेच्योर भी हो गई है। सही है, फिर एक और नई गोल्जी बॉडी आती है और आके यहाँ पे अरेंज हो जाती है, और ये वाली थोड़ी सी और ऊपर चली जाती है, और ये जो प्रेजेंट है ये थोड़ी सी और ऊपर चली जाती है, और थोड़ी सी और मेच्योर भी हो गई होती है, थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करके थोड़ी सी और बड़ी भी हो गई होती है। इस तरह नए नए आते जाते हैं, और न्यूक्लियस के पास अरेंज होते जाते हैं, और पुराने वाले कहाँ जाते जाते हैं? ऊपर की तरफ जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाते रहते हैं। अब ये पूरा एक स्टैक बन जाता है, पूरा एक बंडल बन जाता है गोल्जी बॉडी का। इस पूरे बंडल को बोलते हैं गोल्जी बॉडी के, कहते हैं गोल्जी एपरेटस। तो बंडल ऑफ गोल्जी बॉडी, स्टैक ऑफ गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड एज गोल्जी एपरेटस। ये क्या बन गया? गोल्जी एपरेटस। अब देखो, अब ये गोल्जी एपरेटस में ये देखो, ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस फॉर्मिंग फेस है। कौन सा फेस है? फॉर्मिंग फेस कहते हैं इसको, क्योंकि यहां से गोल्जी बॉडी बनना शुरू होता है। या फिर इसको कहते हैं सिस फेस, जो न्यूक्लियस के साथ होता है। सही है, और जो ये है इसको बोलते हैं मेच्योरिंग फेस। क्या बोलते हैं? मेच्योरिंग फेस, क्योंकि यहाँ पे मेच्योर हो रहे हैं। और इसको बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं ट्रांस फेस। अब देखो, अब गौर से देखना, अभी जो मेच्योरिंग फेस वाला गोल्जी बॉडी है ना, ये मेच्योरिंग फेस में जो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, ये गोल्जी बॉडी बनाते हैं बहुत सारे वेसिकल्स। क्या बनाते हैं? बहुत सारे वेसिकल्स। अब इन वेसिकल्स में कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रोटीन बना था, मिसाल के तौर पे यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन बने थे जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनाते हैं आगे जाके। सही है, तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम यहाँ पे आए, और ये चले गए किसमें? गोल्जी बॉडी के अंदर। अब इस गोल्जी बॉडी के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बड़े हुए हैं। सही है, अब ये गोल्जी बॉडी जो वेसिकल्स बनाएगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे लाइसोसोम। क्या बोलेंगे? लाइसोसोम, क्योंकि इसके अंदर क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। सही है, अगर ये एक मिसाल के तौर पर पेनक्रियास का सेल था, पेनक्रियास का अल्फा सेल था, अब ये बनाया ग्लूकागॉन। किसने बनाया? राइबोसोम ने बना के दे दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इससे बन गया गोल्जी बॉडी। अब इसके अंदर ग्लूकागॉन है। अब ये ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकागॉन का एक वेसिकल बना, ये गोल्जी वेसिकल, इसके अंदर ग्लूकागॉन है, ये आएगा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा और ग्लूकागॉन को रिलीज कर देंगे। समझ आ गई? हाँ, सेल से बाहर। तो इस तरह ये पैकेज मॉडिफिकेशन किया, पैकेजिंग किया, और क्या कर दिया? ट्रांसपोर्ट कर दिया। अच्छा, गोल्जी बॉडी से जितने वेसिकल्स बनते हैं, इनको हम नाम देते हैं गोल्जी वेसिकल्स का। किसका नाम देते हैं? गोल्जी वेसिकल्स। और ये गोल्जी वेसिकल्स आगे जाके बहुत सारे वैक्यूल बनाते हैं। आगे जाके ये आगे जाके परऑक्सीसोम बनाते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम बनाते हैं, लाइसोसोम बनाते हैं। सही, अलग अलग चीजें बनाते हैं गोल्जी बॉडी के गोल्जी वेसिकल्स। अब गोल्जी एपरेटस, दैट इज ये रहा गोल्जी एपरेटस, ये रहा गोल्जी एपरेटस, along with Golgi vesicles is termed as Golgi complex। समझ आई बात? तो गोल्जी एपरेटस के साथ अगर गोल्जी वेसिकल्स को भी जोड़ दें तो क्या बन जाता है?
गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। इन सबको कलेक्टिवली कहते हैं हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सही है। और अगर गोल्जी बॉडी प्लांट में प्रेजेंट हो, अगर गोल्जी बॉडी प्लांट में प्रेजेंट हो, उसको क्या नाम देते हैं? डिक्टायोसोम। सही, दैट्स इट फॉर गोल्जी बॉडी। वैक्यूल तो बहुत छोटा सा है। वैक्यूल सबसे पहले प्लांट में होता है लार्ज और एंड सेंट्रल। लार्ज और सेंट्रल होता है, जबकि एनिमल में कैसा होता है? स्मॉल एंड मैनी। तो ये हम प्लांट वैक्यूल की बात करते हैं। ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? उसका वैक्यूल होता है। ये प्लांट का वैक्यूल है। इस वैक्यूल का काम क्या है? इस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को नाम देते हैं हम टोनोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनो का मतलब ये होता है टेंशन। ये क्या करती है? इसकी मेम्ब्रेन पता है किस चीज में हेल्प करती है? ये जो वैक्यूल होता है ये फिल्ड होता है विद नॉन प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड। नॉन प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड से फिल्ड होता है। इस नॉन प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड को हम नाम देते हैं सेल सैप। सही है। इस सेल सैप से वैक्यूल क्या होता है? फिल्ड होता है। अब देखो, इस सेल सैप से वैक्यूल पूरी तरीके से क्या है? फिल्ड है। इसकी वजह से इसकी मेम्ब्रेन में टेंशन आ जाता है। क्या आ जाता है? टेंशन आ जाता है। इसीलिए इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन मेंटेनिंग, वैक्यूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर ऑफ प्लांट। मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर ऑफ प्लांट। प्लांट की टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, टर्जिडिटी। प्लांट की जो टर्जिडिटी होती है जिसकी वजह से पैरेन्काइमा सेल इरेक्ट होते हैं। जैसे स्टेम देखा है तुम लोगों ने स्टेम देखा है। जो इमेच्योर स्टेम होते हैं प्लांट के, वो कितने इरेक्ट होते हैं? इरेक्ट होते हैं ना। क्यों इरेक्ट होते हैं? क्योंकि उनके जो सेल्स होते हैं ना, उनके में टर्गर प्रेशर होते हैं। क्या होता है? हाँ, टर्गर प्रेशर होता है। उस टर्गर प्रेशर की वजह क्या है? ये वैक्यूल है। क्या है? ये वैक्यूल है। समझ आ गई बात? ये लास्ट ऑर्गेनेल है हमारा अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस, दैट इज लाइसोसोम। सही है। अच्छा, तो लाइसोसोम सबसे पहले अराइज कहां से होते हैं? अराइज कहां से होते हैं? मैच्योरिंग फेस ऑफ गोल्जी बॉडी। मैच्योरिंग फेस ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के मैच्योरिंग फेस से अराइज होते हैं। ऐसे ही है। सही है। बनते किससे? गोल्जी बॉडी से बनते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डी डव। किसने डिस्कवर किया था इसको? डी डव ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? डी डव ने। इसके अलावा लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। सही है। और इन्हीं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से दे परफॉर्म इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। सही है। अब किस तरह ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन करता है ये देखते हैं हम लोग। सही है। ये एक सेल बना लेते हैं। इट इज अ सेल और ये सेल में न्यूक्लियस है। सही है। सबसे पहले इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन इस तरह करते हैं। जैसे बात कर लेते हैं लोअर एनिमल्स की। लोअर एनिमल्स अपना खाना कैसे खाते हैं? एंडोसाइटोसिस के जरिए। सही है। जैसे ये खाना इनको मिला, ये फूड मिला, ये अपनी मेम्ब्रेन को इस तरीके से इलोंगेट करते हैं और क्या करते हैं? सॉरी, ये खाना पड़ा हुआ है। सही है। तो ये क्या करते हैं? ये अपनी मेम्ब्रेन को इस तरीके से इन्वेजिनेट करते हैं और करते इस मेम्ब्रेन को आपस में लाके फ्यूज कर देते हैं और यहां से मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हैं और ये वैक्यूल कहां आ जाता है? अंदर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। दिस वैक्यूल इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल होता है। इसके अंदर फूड होता है। अब कौन आ जाता है इसके डाइजेशन करने के लिए? लाइसोसोम। क्योंकि इंट्रासेल्युलर जो भी डाइजेशन होगी कौन करेगा? लाइसोसोम। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। ये आता है लाइसोसोम और इसके बाद फ्यूज हो जाता है। अच्छा, एक बात याद रखना, यहां पे लिखता हूं, व्हेन लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड, when lysosomes are formed, they are called as प्राइमरी लाइसोसोम। जब लाइसोसोम नया नया बनता है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। सही है। लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से नया नया बनता है तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम। और जब ये प्राइमरी लाइसोसोम किसी भी स्ट्रक्चर के साथ अटैच हो जाए,
व्हेन अटैच्ड टू एनी स्ट्रक्चर, प्राइमरी लाइसोसोम व्हेन अटैच्ड टू एनी स्ट्रक्चर इट इज टर्म्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या कहते हैं इसको? सेकेंडरी लाइसोसोम। अब इस सेकेंडरी लाइसोसोम के बहुत सारे टाइप्स हैं, अभी देखते हैं इनके टाइप सेकेंडरी लाइसोसोम के। सबसे पहले किससे अटैच हुआ? फूड वैक्यूल से। किससे अटैच हुआ? फूड वैक्यूल से। और फूड वैक्यूल से अटैच हुआ, अपनी मेम्ब्रेन को यहां से डाइजेस्ट किया इसने, और सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम को कहां रिलीज कर दिया? इस फूड के ऊपर रिलीज कर दिया, और इस फूड का क्या हो गया? इस फूड की डाइजेशन हो गई। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो ये जो बॉडी बनी है, ये जो बॉडी बनी है, जिसमें एक फूड वैक्यूल है और एक क्या है? लाइसोसोम है। इसको हम लोग बोलते हैं एंडोसोम। क्या बोलते हैं? एंडोसोम या फिर फेगोसोम। इसको, ये जो फूड वैक्यूल और लाइसोसोम कंबाइंड होकर एक स्ट्रक्चर बना लिया है, सही है, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंडोसोम या फिर फेगोसोम। ये बात याद रखना कि जब लाइसोसोम ऐसे ही घूम रहे हैं सेल के अंदर, तो वो है प्राइमरी लाइसोसोम, और जब किसी स्ट्रक्चर से अटैच हो जाए तो वो बन गए सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये किसकी एग्जांपल आ गई? फेगोसोम या एंडोसोम क्या है? एक सेकेंडरी लाइसोसोम है। ये बात समझ में आई? अब देखो, अब जब माइटोकॉन्ड्रिया, देखो अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखो, जैसे जब हम जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, शुरू में हमारे हाथों में बहुत पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, ऐसे ही है। फिर आहिस्ते आहिस्ते दर्द क्या हो जाता है? सही हो जाता है। पता है क्यों होता है दर्द? दर्द इसलिए होता है, फटीगनेस इसलिए होती है क्योंकि पहले हमारे सेल के अंदर, हमारे मसल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, वो एटीपी बनाना शुरू करते हैं, मगर वो एटीपी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम हाई एनर्जी काम कर रहे होते हैं, सही है, एरोबिक एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हमारी रिस्पायरेशन किसमें शिफ्ट हो जाती है? एनारोबिक रिस्पायरेशन में शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं हमारे पास, सही है। अब क्या होता है, अब एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, इसकी वजह से पेन होता है, फटीग होती है। समझ आ गई बात? फिर आहिस्ते आहिस्ते क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया फिजन के जरिए डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या कर जाता है? डिवाइड करके बहुत ज्यादा हो जाता है और हमारी फटीगनेस खत्म हो जाती है क्योंकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में शिफ्ट नहीं करना पड़ता है। अब फिर हमने छोड़ दिया, अब मैं 1 महीना एक्सरसाइज किया मैंने, और फिर मैंने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जब यूजलेस माइटोकॉन्ड्रिया हो जाते हैं, मतलब अब माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल नहीं होंगे एनर्जी बनाने में, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो यूजलेस माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो क्या करेंगे? खत्म हो जाएंगे। हाँ, वो कैसे खत्म होंगे? ये रहा एक माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा एक माइटोकॉन्ड्रिया, सही है। एक लाइसोसोम आएगा और लाइसोसोम आगे किससे अटैच हो जाएगा? इस माइटोकॉन्ड्रिया से, और अपनी मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेगा और सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर रिलीज कर देगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया डाइजेस्ट होके खत्म हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया डाइजेस्ट होके क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये एक सेकेंडरी लाइसोसोम है, ऐसे ही है ना? और इस सेकेंडरी लाइसोसोम को हम नाम देते हैं ऑटोफैगोसोम, क्योंकि ये अपने ही किसी स्ट्रक्चर से बना है, मिला है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑटोफैगोसोम। और इस डाइजेशन को, जिसमें वो अपने किसी सेल के अंदर के किसी ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफैगी। बात समझ में आई? अब एक और टर्म है। अब देखो, अब 2 तरह की, जैसे इंसानों में ही 2 तरह की मौत होती है। एक तो एक तो देखो, एक मैं बाइक में जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं मर गया, सही है, ये क्या है? एक्सीडेंटल डेथ है, सही है। या फिर दूसरा क्या, मैंने किसी को मारा और गवर्नमेंट ने मुझे क्या दे दी? सजाए मौत दे दी, सही है, सजाए मौत दे दी। अब क्या होगा? अब गवर्नमेंट की तरफ नहीं समझ में आया, अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या आ गया मेरे ऊपर? मुझे मरने का हुक्म आ गया, मुझे मरना पड़ेगा, सही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब कुछ लोग आएंगे इसी गवर्नमेंट के, इसी मुल्क के अंदर से, और मुझे पकड़ के मार देंगे। समझ में आ गई बात? तो 2 तरह की मौत हो सकती है मेरी, या तो बाहर से, अगर या तो मैं एक्सीडेंटल मौत हो जाए मेरी, या गवर्नमेंट ऑर्डर दे दे मुझे मौत की। समझ आ गई बात? इसी तरीके से सेल की भी 2 तरह की मौत होती है, या तो एक एक्सीडेंटल मौत हो जाएगी, एक बैक्टीरिया घुसा और उसने मार दिया सेल को, सही है, या फिर मैं गिरा यहाँ पे, मेरे कुछ सेल्स डेथ हो गए, सही है। ये जो एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल है, इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल, इसको बोलते हैं नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। और प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ मतलब, प्रोग्राम सेल डेथ मतलब पहले से जिसकी डेथ की तैयारी हो गई हो, मौत की तैयारी हो गई हो, जिसको ब्रेन से ऑर्डर आ गया हो कि अब तुम मर जाओ, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस, सही है। तो अब तुम लोग देखना चाहते हो कि इसके ऊपर एपोप्टोसिस हो रहा है, तो ये रहा वो बदनसीब सेल जिसके साथ क्या करनी है अब हमें?
हाँ, तो इसमें एक और प्रोसेस देख लेते हैं ना। अब ये बदनसीब सेल है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ गया कि अब तुम मर जाओ। तो ये किसकी तरफ से? ब्रेन की तरफ से। ब्रेन ने कहा कि अब तुम क्या हो जाओ, मर जाओ, तुम्हारा काम खत्म, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सही है। तो अब क्या करता है, अब इसको मरने का ऑर्डर आ गया। मारता कौन है? जल्लाद। जल्लाद मारते हैं ना। अब जल्लाद हम ही में से कोई इंसान होते हैं, तो ये जो इंसान घूम रहे थे ना, जो अच्छा काम कर रहे थे, ये जल्लाद बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं? जल्लाद बन जाते हैं। और इस सेल को क्या दे देते हैं? सजाए मौत दे देते हैं एपोप्टोसिस में। किस तरह? ये अपनी मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसने अपनी मेम्ब्रेन को क्या कर दिया? इन लाइसोसोम ने डाइजेस्ट कर दिया। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ आ गए? सेल में आ गए। और सेल के सारे स्ट्रक्चर को ये क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट करके खत्म कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोलाइसिस। और इस ऑटोलाइसिस करने के लिए इसने क्या किया? अपनी मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर दिया। सही है। तो इसीलिए लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल सेक। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल सेक कहते हैं। हाँ हाँ, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करने के लिए अब सबसे पहले अपनी मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेगा, सबसे पहले खुद सुसाइड करेगा। सही है। वो है सुसाइड बॉम्बर्स हैं, इसीलिए इसको सुसाइडल सेक कहते हैं। हाँ देखो, अगर किसी बाहर से आने वाले वैक्यूल के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर रहे हैं तो वो फेगोसाइटोसिस है। सही है। या फेगोसोम बनेगा उससे। अगर अपने ही किसी स्ट्रक्चर के साथ बाइंड कर रहे हैं तो वो ऑटोफेगोसोम बनेगा और ऑटोफेगी करेगा। और अपने ही पूरे सेल को क्या कर दे रहे हैं? किल कर दे रहे हैं। तो वो क्या बनेगा? ऑटोलाइसिस होगा। समझ में? एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस। प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो क्या होती है? सेल वॉल। एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है? सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। अच्छा, अगर वैक्यूल की बात करें तो प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल और मैनी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे पैरामीशियम। पैरामीशियम में कितने वैक्यूल्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं। फूड वैक्यूल अलग होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अलग होते हैं। सुना है ना? तो एनिमल में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। सही है। अच्छा, प्लांट सेल में क्योंकि लार्ज और सेंट्रल वैक्यूल होता है, इसीलिए प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफ्री में मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है? पेरिफ्री में, साइड से। ये प्लांट सेल होते हैं। प्लांट सेल के बीच में बड़ा सा वैक्यूल होता है और साइड में न्यूक्लियस होता है। सही है। पेरिफ्री में मौजूद होता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर में मौजूद होता है। सही है। अच्छा, प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लांट सेल में प्लास्टिड्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? सॉरी, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं प्रेजेंट, और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। सही है। ग्लाइऑक्सिसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल प्लांट सेल में क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल जो कि वो बना रहे होते हैं, माइटोटिक एपेटस बना रहे होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बना रहे होते हैं, वो प्लांट सेल में क्या होता है? एब्सेंट। और एनिमल सेल में प्रेजेंट। हाँ, स्पिंडल फाइबर्स के 3 टाइप्स होते हैं। हाँ हाँ, ये जो होते हैं ना, इनमें क्या नाम है? इनमें प्लांट में एस्टर्स नहीं बनते हैं, एस्ट्रल्स नहीं बनते हैं। एनिमल में तो बनते हैं ना, एनिमल में तो नॉर्मल बनते हैं। एम्फी हाँ। अच्छा, ये मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। होगा, देखता हूँ, देख के बताता हूँ। सही है। लाइसोसोम्स प्लांट में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट? लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं प्लांट में। हाँ, एब्सेंट होते हैं प्लांट में। बिल्कुल सही। और एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला प्लांट में होते हैं? नहीं होते। एनिमल में होते हैं? हाँ, एनिमल में तो होता है। न्यूक्लियस पेरिफेरी में होता है प्लांट में, और एनिमल में सेंटर में होता है। फेगोसाइटोसिस द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल, तो प्लांट में फेगोसाइटोसिस नहीं होती, एनिमल में होती है। सही। अब माइटोटिक एपरेटस की बात करें तो प्लांट सेल में माइटोटिक एपरेटस में सिर्फ स्पिंडल्स होते हैं। सिर्फ कौन होते हैं? स्पिंडल्स होते हैं। जबकि एनिमल सेल में माइटोटिक एपरेटस कंप्लीट होता है। कंप्लीट माइटोटिक एपरेटस बनता है, जिसको हम कहते हैं स्पिंडल्स प्लस एस्चस। सही है। दोनों होते हैं इसमें।